बच्चों, हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक वितान पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा अध्याय 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें और लेखक हैं जो हैं अनुपम मिश्र। यानी पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। रजत का मतलब होता है बच्चों चांदी। रजत का क्या अर्थ होता है? चांदी। यानी राजस्थान की चांदी की बूंदें, उसके बारे में लेखक अनुपम मिश्र ने हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान में एक निबंध लिखा है, जिसे हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। देखो बच्चों, लेखक परिचय, यानी कि हमारे लेखक का नाम है अनुपम मिश्र, जिनके हम जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो राजस्थान के बारे में लिखा है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिनमें आज भी खरे हैं। यानी पर्यावरण संबंधी इन्होंने मुद्दे उठाए, उसमें इन्होंने 20 पुस्तकों का लेखन कार्य किया, जो आज भी खरा है। मतलब कि हमको दिखाई दे रहा है कि उसमें कितनी सच्चाई है। तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें इसमें विशेष चर्चित है। तालाब और राजस्थान में बच्चों पानी की विशेष कमी है, और पानी की इसी कमी को किस तरह लोग पूरा करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, उसी तरह बूंद बूंद करके राजस्थान के लोग किस तरह पानी की बूंदों को, जैसे कोई चांदी सोना समेटा जाता है, उस प्रकार ये पानी की बूंदों को समेटते हैं। उसके बारे में अनुपम जी ने यहाँ राजस्थान की रजत बूंदें ये करके एक निबंध लिखा है। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी मुहिम चलाई। बच्चों, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। यानी बहुत से, अधिकतम लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है। यानी हमारी जो एक धरती है वो सभी ग्रहों में से, यानी कि 9 ग्रह है, और इस आकाशगंगा में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन हमारी जो सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, उनमें से केवल पृथ्वी के ऊपर जीवन है, और मानव जीवन है, जीव जंतुओं का जीवन है, वनस्पति का जीवन है। इस जीवन को बचाना हम सबका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन करते हैं, पर्यावरण संबंधी कार्य करते हैं। उनमें से ये अनुपम मिश्र हैं, जिन्होंने पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को भी जागरूक करने के लिए इन्होंने इसमें मुहिम चलाई है। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से ये संबंध रहे हैं। हम देखेंगे बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया ये निबंध राजस्थान की रजत बूंदें। इसको हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं पाठ को, जो कि अनुपम मिश्र ने लिखा है। पसीने में तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ सही खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। देखो बच्चों, पानी के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं। तालाब होते हैं, झीलें होती है, कुछ मानव निर्मित होती है, कुछ प्रकृति निर्मित होती है। कई कुएं ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। कई कुएं ऐसे होते हैं जिन्हें खोद के बनाया जाता है, लेकिन कई तालाबों को बनाया जाता है। कई झीलें मानव निर्मित होती है, कई झीलें स्वतः प्रकृति में बन जाती है। लेकिन ये जो हम कुई, ये जो शब्द है कुई, ये कुएं का एक छोटा रूप है। कुआं जो होता है बच्चों, मैं आपको एक सामान्य भाषा में बता देती हूँ। कुआं जो होता है पाताल तोड़, पाताल तोड़ का मतलब कुएं को कम से कम 200 से 250 फुट गहरा खोदा जाता है। जब जो धरती का जल होता है अंदर का, जो धरती को पाताल तोड़ जिसको कहते हैं, जो पानी निकलता है, वो होता है कुआं। और लेकिन कुएं क्या होती है? कुएं की गहराई बहुत अधिक नहीं होती है, और इसका जो घेरा होता है, कुएं का घेरा तो बहुत बड़ा होता है, गोल घेरा होता है, उस पर घिरनी लगा के पानी खींचते हैं। लेकिन कुएं का घेरा इतना छोटा होता है कि उसको ढक्कन से भी ढका जा सके, यानी उसका व्यास बहुत कम होता है। आपने फिजिक्स में व्यास पढ़ा होगा, तो उसका व्यास यानी उसका अंदर का घेरा बहुत कम होता है। तो राजस्थान में क्या है? पानी की कमी है। बारिश जो होती है वो रेत के अंदर चली जाती है, और फिर बहुत अंदर तक जा कर के बहुत नीचे तक चली जाती है। यदि हम उसको वहाँ कुएँ खोदे, राजस्थान में ऐसे खुदते हैं कुएँ, तो उनमें क्या है? बहुत खारा पानी निकलता है, और बार बार रेत वापस नीचे की तरफ यानी कुएँ में भरने का काम करती है। इसलिए राजस्थान में क्या होता है, कुछ पानी मतलब अपने लिए बनाने के लिए वैसे तो टांके बनाए जाते हैं कि बारिश का पानी उनमें भर लिया जाता है। आजकल तो पक्के टांके बना लिए जाते हैं जिनमें बारिश का पानी सीधा ही छतों का पानी आता है, लोग घरों में भर लेते हैं। लेकिन पहले भी और अब भी चल रहा है कुई का जो चलन है। कुई जो बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे।
कि पसीने में तरबतर चेलबाजी। चेलबाजी कौन होते हैं? जो कुएं की खुदाई करते हैं, यानी हर काम करने के लिए अलग अलग तरीके के मजदूर होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो पसीने में तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, यानी कुएं की खुदाई कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी हाथ का मतलब इतना बड़ा, यानी 30-35 हाथ गहरी खुदाई। वो चेलबाजी नाम का व्यक्ति है, जिसको मतलब खुदाई करने वाले को, कुएं की खुदाई करने वाले को चेलबाजी कहते हैं। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। बच्चों, आपको पता है ना, हम जब ज़्यादा अंदर गहराई तक में जाते हैं तो नीचे से धरती की गर्मी निकलती है। तो बेचारा चेलबाजी उसको खोद रहा है, लेकिन अब क्या है, अंदर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास, घेरा बहुत ही सकरा है। जितना ऊपर से मान लो इतना चौड़ा खोदा है, तो नीचे जाते जाते बच्चों वो सकरा हो जाता है। आपने चित्र देखे होंगे, कई फिजिक्स में भी देखे हैं, वो नीचे जाते जाते इस तरह सकरे होते चले जाते हैं। यानी यहाँ से उसने कुएं खोदना शुरू किया और अब वो यहाँ आ गया है। वो चेलबाजी यानी कुएं का जो व्यास है वो क्या है, जो घेरा है वो अब सकरा हो गया है। उखरू मतलब घुटनों के बल उखड़ू बैठते हैं ना अपन, पैरों को मोड़ करके, यानी कि घुटने मोड़ करके बैठना। उखरू बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी कि उकड़ू बैठा है वो, उसकी पीठ से भी और उसकी छाती से भी, दोनों से मतलब इतनी सी दूरी है, एक हाथ जितनी मिट्टी की दूरी है, यानी इतनी खुदाई हो चुकी, इतनी चौड़ाई है अब नीचे से। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, खुदाई पर बसोली से की जा रही है। अब देखो बच्चों, यहाँ ऊपर से वो फावड़े से खोदता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहाँ जब वो बैठा है तो एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर, बस इतनी सी जगह बची है। जब इतनी सी जगह बची तो उसमें फावड़ा कैसे चलाएगा? फावड़ा चला नहीं सकता। अब बसोली यानी एक छोटी खुदाई करने का उपकरण होता है जिसे बसोली कहते हैं, उससे अब वो बैठ करके, उकड़ू बैठ करके खुदाई कर रहा है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। बड़ा फावड़ा आपने देखा है, बड़ा सारा एक उसमें डंडा लगा रहता है और आगे एक फाल लगी रहती है जिससे पकड़ करके खुदाई करते हैं। लेकिन बसोली में क्या होती है, छोटी तो डंडी होती है और छोटा ही उसका फाल होता है, तो फावड़े जैसा ही औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। देखो बच्चों, एक तो खुदाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से उसमें से मिट्टी में से भी गर्मी निकल रही है। गर्मी को अब कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे पिकाती है और गहराई में जाकर दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। देखो बच्चों, विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन हमारा जो भारत है वो वैदिक भारत है। हमारे भारत में पहले बहुत सारे लोग थे जो इस तरीके के आविष्कार करके चले गए। ये कोई यहाँ वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है, ये ग्रामीण लोग ही हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि जब हम मिट्टी भर के ऊपर से नीचे तेज़ी से फेंकेंगे तो क्या होगा, जो गर्म हवा है, ऊपर की ठंडी हवा वो मिट्टी के कणों में भरी हुई होती है, वो नीचे जाएगी और उनके नीचे जा कर के बैठने से नीचे की जो गर्म हवा है वो निकल करके बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो कौन काम कर रहा है, जो मतलब खुदाई का काम कर रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को गर्म सांस से कहीं उसका दम नहीं घुट जाए। इस वजह से लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे ऊपर की ताज़ी हवा जो रेत के कणों में होती है वो नीचे फिकाती है, यानी नीचे की तरफ जाती है और गहराई में जमा दम घोटू यानी जहाँ सांस लेना भी कठिन हो और वह गर्म हवा ऊपर की ओर लौट आती है। गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। अब इतनी ऊपर से वो बेचारा नीचे काम कर रहा है, 35 फुट नीचे जब वो काम कर रहा है और उसके ऊपर जब जोर से क्या डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो उसके सिर पे लग सकती है। तो इसलिए वे अपने सिर पर कांच से, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टॉप की तरह पहने हुए हैं। आपने देखा है खदानों में जो लोग काम करते हैं वो लोग एक टॉप पहने रहते हैं धातु का और साथ में उनके यहाँ एक लाइट लगी रहती है। लेकिन ये जो चेलबाजी है, इनके यहाँ लाइट तो बेचारों के लगी हुई नहीं है और इनके पास ऐसा कोई टॉप भी नहीं है, तो ये कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टॉप की तरह पहन लेते हैं, ताकि ऊपर से जब जोर से रेत फेंकी जाती है तो वो रेत क्या करती है, इनके सिर को मतलब छूती नहीं है और इसकी चोट नहीं लगती है। चेलबाजी के नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। अब उसने खुदाई कर ली नीचे की, छोटे फावड़े से खोद रहा है, उससे छोटे फावड़े से खोद रहा है तो क्या नीचे वो मलबा मिट्टी जमा हो गई। अब वो मिट्टी का क्या करेगा, देखो ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पहले वो खुदाई करता है उस छोटे फावड़े से और उसके बाद में क्या करता है, जो ऊपर से डोल या बाल्टी डाली जाती है उस कुएं में, उसमें वो मिट्टी मलबा भर देता है ताकि लोग ऊपर खड़े उसको खींच लें।
पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टॉप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। अब वो जो लोग ऊपर खड़े हो बाल्टी खींचते हैं, चेलबाजी उसमें भर देता है, लेकिन खींचते वक्त भी क्या है, कई बार वो बाल्टी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उसके कंकड़, पत्थर, रेत उसके सिर पे गिर सकते हैं। लेकिन उसने धातु, पीतल या जो कुछ भी अन्य किसी धातु का जो उसने टॉप या बर्तन पहना हुआ है वो उससे उसके सिर को बचाता है। चेलबाजी यानी चेजारो, चेलबाजी को क्या कहते हैं? चेजारो। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। कुएं यानी कम व्यास वाला पतला कुआं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दक्षतम यानी अत्यंत कुशल लोग। चेलबाजी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई, एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले। मतलब खुदाई केवल बच्चों खुद, मान लो कुएं को खोदते जा रहे हैं, उस कुएं को खोदते जा रहे हैं तो मिट्टी भर भरा के गिर जाती है ना, साइडों की मिट्टी निकल के वापस अंदर गिर जाती है, जो खोद रहा है वो भी मर जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि बेसमेंट की खुदाई करते करते मिट्टी डाई, मजदूर उसमें दबे, इसलिए साथ की साथ उसमें चिनाई भी की जाती है, ताकि उसको दीवारों को चिन दिया जाता है, ताकि इसकी मिट्टी नीचे खिसके नहीं, गिरे नहीं। और यह काम चेजा कहलाता है, यानी कि खुदाई करना और चिनाई करने वाला जो काम चेलबाजी करते हैं उन्हें, उस काम को चेजा कहते हैं। चेजारो, जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है। देखो, चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वो कोई साधारण काम नहीं है बच्चों। हम जो सोचते हैं कि हमारे यहाँ कारीगर है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, लेकिन कुएं खोदना और अपनी मौत के मुंह में जाना है, और जिस तरह कुएं खोद करके उसके चारों तरफ चिनाई करना कोई साधारण काम नहीं है। कुएं यानी बहुत छोटा सा कुआं, बहुत छोटा सा, इसको कुआं भी कह सकते हैं। कुआं जो शब्द होता है पुल्लिंग होता है, उसका घेरा ज़्यादा होता है, उसे 5-7 आदमी मिलकर खोदते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर की चिनाई करते जाते हैं। इसी प्रकार कुएं क्या है? कुएं एक कुएं का छोटा रूप है, कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही नहीं है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारणों से कुएं की गहराइयाँ कुछ कम ज़्यादा होती है। देखो, यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, व्यास मतलब घेरे में ही छोटी है। गहराई तो इस कुएं की भी कहीं कम नहीं होती है, मतलब 35, 40, 50, 60 हाथ तक भी ये भी खोदी जाती है। और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर, यानी बच्चों सब जगह धरती का लेवल एक जैसा नहीं है, इसलिए राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारणों से कुइयों की गहराई कुछ कम या कुछ ज़्यादा होती है। यानी कहीं कुएं की गहराई कम होती है, कहीं कुएं की गहराई ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। बच्चों, कुएं और कुएं में बहुत अंतर है। कुआं होता है 200-250 फीट तक खोदा जाता है, घेरा बड़ा होता है, और कुएं का जो पानी है वो क्या होता है? जमीन का जो जल होता है, भूजल होता है, जिसको हम पाताल तोड़ पानी कहते हैं। तो कुआं किस लिए खोदा जाता है? कुआं भूजल को पाने के लिए, यानी भू यानी धरती के जल को पाने के लिए खोदा जाता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती। कुएं की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ज़मीन का पानी बाहर आ जाए, बल्कि ये क्या करती है, अभी अपन कुएं के बारे में पढ़ रहे हैं, कुएं के बारे में बताऊंगी। जैसे कुआं जुड़ता है, कुएं वर्षा के जल को विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं में तो हम भूजल ले लेते हैं, जमीन का जल, लेकिन कुएं है उसमें भी हम लेते तो वर्षा का जल है, लेकिन बड़े विचित्र तरीके से उसके अंदर वर्षा का जल आता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कुएं को हमने जब 30-35 फीट खोद लिया, 50-60 फीट खोद लिया, तो उसमें वर्षा का जल कैसे आता है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अतः पेचीदा मतलब जटिल। तब भी जब बरसात नहीं होती, और यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, न ही भूजल है। भाई कुएं के ऊपर ऐसा पानी नहीं है कुएं में जो कि ज़मीन के ऊपर बह रहा है, जो पानी कुएं में भर गया ऊपर से, वो भी नहीं है। और ना ही भूजल है, ना ही ज़मीन के अंदर का पानी है। भाई तालाब है, झील है, ये तो क्या है, सतह का पानी भर जाता है, कुएं में भूजल भर जाता है। लेकिन कुएं में ये सब नहीं है, नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, इसका बड़ा जटिल मामला है कि कुएं में पानी कैसे आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह। बच्चों, मरुभूमि में यानी कि जो मरुस्थल की भूमि है उसमें रेत का अथाह विस्तार है, और विस्तार भी बहुत अथाह है और गहराई भी बहुत अथाह है। यानी जब वहाँ कुएं खोदे जाते हैं बच्चों, तो वो भी बहुत अधिक गहराई में खोदे जाते हैं। आप बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ जाओ, वहाँ कुओं की गहराई पूर्वी राजस्थान की बजाय पश्चिमी राजस्थान में कुएं की गहराई बहुत अधिक होती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। रेत के कण होते, रेत होती है ना,
रेत क्या करती है, पानी पी जाती है। क्या करती है, पानी को पी जाती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। देखो बच्चों, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बच्चों, गाँव के लोग बहुत अनुभवी होते हैं और जब वो कुएं को खुदवाते हैं तो अचानक क्या है, मिट्टी में परिवर्तन होने लगता है। खड़िया जो पट्टी होती है उसका रंग, खड़िया से मेरा मतलब या तो मुल्तानी मिट्टी टाइप पट्टी होती होगी या एक खड़िया पत्थर आता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे लिखा भी जाता है। तो उसकी जैसे ही उसको खोदते हैं कुएं को तो पता चलता है कि नीचे इसमें खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। बड़े जो कुएं होते हैं उनमें क्या होता है, पानी 150-200 हाथ पे निकल तो आता है, लेकिन वो पानी खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। जहाँ पर खारा पानी निकलता है और खड़िया मिट्टी की पट्टी पाई जाती है, वहाँ पर क्या बनाई जाती है, कुइयाँ बनाई जाती है। आगे देखो, पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता नहीं चल जाता कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। देखो, इस पट्टी, खड़िया पट्टी को खोजने का भी क्या है, पीढ़ियों का अनुभव है। लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, उन्हें पता चलता है जब वो कुआं खुदा रहे होते हैं तो मिट्टी में अचानक परिवर्तन आने लगता है, मिट्टी के रंग में परिवर्तन आने लगता है, तो उन्हें पता चल जाता है यहाँ तो खड़िया पट्टी है, इसलिए यहाँ कुआं खोदना बेकार है, यहाँ तो कुइयाँ ही खोदी जाती है। बरसात का पानी किसी एक क्षेत्र में एकदम बैठे मतलब अचानक सूखना, अचानक सूखे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। भाई, बरसात का पानी यदि अचानक सूख जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी पट्टी एक चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे भारे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। देखो बच्चों, यहाँ इस तरीके की एक सतह है, मान लो, है ना। इस सतह के ऊपर क्या होती है, रेत होती है, और इससे 50-60 हाथ नीचे यहाँ पर इस खड़िया मिट्टी की क्या होती है, परत होती है, और नीचे क्या होता है। अब हम इसको और इस खड़िया मिट्टी को हटा करके यदि हम और नीचे जाएंगे और यहाँ तक का कुआं खोदेंगे तो हमको यहाँ खारा जल मिलता है। क्या मिलता है, खारा जल मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गांव के लोग क्या करते हैं, कुआं नहीं खोदते। जब उन्हें पता चल जाता है कि खड़िया मिट्टी की जब पट्टी है तो वो यहाँ से यहाँ तक की केवल कुइयाँ खोदते हैं। क्या खोदते हैं, कुइयाँ खोदते हैं, जो कि ये जो मिट्टी होती है इस पानी को, बारिश के पानी को क्या करती है, नीचे नहीं जाने देती है, बिल्कुल जाने से रोकती है। ये जो खड़िया मिट्टी की परत होती है तो यहीं पानी भरा रह जाता है, रेत के कणों के बीच में, रेत के कणों के बीच में यहीं पानी भरा रह जाता है। और यहाँ मान लो यहाँ से उन्होंने कुइया खोदी है यहाँ तक, तो ये पानी सारा इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये कुई की कहानी है पूरी, आपको समझ में आ गई। ये पानी की सतह, बारिश हुई, पानी नीचे आया जमीन के अंदर, या खड़िया मिट्टी की परत है तो यहाँ तक पानी रुक जाता है, पानी यहाँ के रुक जाता है और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा सारी जगह। जब लोग कुइयाँ खोद लेते हैं तो ये पानी धीरे धीरे रिसके इन कुइयों में आ जाता है। और यदि लोग पहले कुआं खोदने जा रहे हैं, कुएं से पहले तो ये खड़िया मिट्टी की परत दिखाई देती है तो वो कुआं नहीं खोदते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि हम इस मिट्टी को हटा करके कुआं खोदेंगे तो हमें नीचे का सारा पानी कैसा मिलेगा, कुएं का खारा पानी मिलेगा। और बारिश का पानी जो यहाँ चारों तरफ इकट्ठा हुआ है वो इस खड़िया की वजह से नीचे नहीं जा पाया, इसलिए इन कुएं के अंदर धीरे धीरे वो सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या करती है, ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। ये रेतीली और ये खड़िया जो पथरीली पट्टी है, इसके बीच में ये पानी क्या होता है, यहाँ रुक जाता है। अब इस पानी को क्या, रेत के कणों के बीच में बच्चों जगह होती है, तो इस पानी को बाहर उड़ने को जगह नहीं मिल पाती और ये यहीं भरा रह जाता है। जिसे लोग कुइयाँ खोदते हैं तो रेत के कणों से रिस रिस के ये पानी इन कुइयों में भरता रहता है, जिसे अमृत जल भी कहा जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनेक उदारता काम करती है। आपने देखा
कई बार क्या होता है, बारिश होती है और बारिश के बाद तेज़ धूप पड़ती है, यानी हमारी पूरी धरती गीली है, लेकिन बारिश के बाद भी तेज़ धूप पड़ती है तो सारा पानी मिट्टी में से निकल करके उड़ के ऊपर भाप बन के चला जाता है। लेकिन रेत के कणों के बीच में ऐसा नहीं होता है। मिट्टी भी तरह तरह की होती है, रेत भी एक मिट्टी है, लेकिन रेत के कण भुरभुरे होते हैं और उनके बीच में जगह होती है। तो देखो, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं और वे अन्यंत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये सारी मिट्टियों के कण, चिकनी मिट्टी कण आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन रेत के कण आपने देखा है, रेत को कभी हाथ में लेके देखो, रेत को हाथ में लेते लेते ही वो बिल्कुल फिसलने लगती है, क्योंकि उसके कणों के बीच में दूरी होती है। और बाकी मिट्टी को हम किसी को भी हाथ में उठाएंगे तो हमारे हाथ में मुट्ठी बन जाएगी, उसकी मुट्ठी बन जाएगी ना। यदि हम उसको गीली करेंगे तो गीली करके बना लेंगे, लेकिन रेत को गीली कर लेंगे तो भी थोड़ी देर बाद भुरभुरी होकर के वो खुल जाएगी। उसी प्रकार रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वो अन्यंत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। देखो, जहाँ लगाव है मतलब जहाँ मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वहाँ अलगाव भी है, वहाँ दूरियां भी बन जाती है। क्यों बन जाती हैं दूरियां, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वो अपनी जगह भी छोड़ देते हैं। यानी पहले तो इन मिट्टियों के, काली मिट्टी, दोमट, चिकनी मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन तेज़ गर्मी पड़ते ही ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। कैसे? और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। और जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। देखो बच्चों, जैसे ये वाली मिट्टी है, कौन सी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, यहाँ क्या होती है, जो गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पाई जाती है। इनमें क्या है, जब बारिश बंद हो जाती है और धूप निकलती है तो मिट्टी के कण आपस में क्या करते हैं, चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। आपने देखा है मिट्टी सूखने लगती है तो जमीन के बीच में दरारें पड़ने लगती है और धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है और पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। देखो, जैसे ही ये चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी क्या होती है, बारिश आती है आपस में चिपक जाते हैं, सारे कण चिपक जाते हैं और जैसे ही तेज़ धूप पड़ती है, तेज़ धूप पड़ते ही उन कणों के बीच में दरारें पड़ने लगती है। आपने देखा ना धरती को फटते हुए, छोटी छोटी सी जहाँ तेज़ धूप पड़ती है, फिर क्या होता है, जो ये दरारें होती हैं, दरारों का पानी वापस से वाष्प बन करके उड़ जाता है। लेकिन रेत के कणों में क्या होता है, रेत के कण अलगाव लिए लिए रहते हैं, यानी दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ बिखरे रहने में भी संगठन है। दूर दूर रहते हैं तो उनके बीच में जगह रह जाती है और जगह रहने से क्या है, वो दूर रहकर भी एक दूसरे के बीच में क्या है, हवा उनमें भरी रहती है। इस वजह से उनका जो पानी है वो वाष्प बन करके नहीं उड़ता है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव नहीं है। लगाव नहीं है यानी चिपके हुए नहीं है, इसलिए अलग अलग भी नहीं होते, क्योंकि तो शुरुआत ही अलग अलग है। लेकिन दोमट मिट्टी, काली मिट्टी के कण क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं तो उनमें अलगाव भी हो जाता है। लेकिन रेत के कणों में परस्पर लगाव नहीं है, चिपके हुए नहीं है, इसलिए इनमें दूरियां भी नहीं होती। लगाव और अलगाव। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। रेत के कण में जब पानी जाता है तो पानी क्या होता है, आप मिट्टी भर के देखो, बालू रेत एक बाल्टी में भर लो और उस भर करके उस बाल्टी को उठाओ, फिर उसमें पानी डाल दो और पानी डालने के बाद उसको उठाओ तो क्या होती है, भारी हो जाती है। रेत के कण थोड़े पानी गिरने पर भारी हो जाते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। आप कभी भी देखो, रेत के बीच में चाहे कितनी तेज धूप पड़े, बरसात के बाद में रेत सूख जाएगी ऊपर से, लेकिन रेत में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। भीतर समाया, समाया यानी छिपा हुआ वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, यानी उसके अंदर जो वर्षा का जल चला गया वो अंदर ही रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। यानी रेतीली भूमि पर जब बारिश होती है, ये रेतीली भूमि है, इसके ऊपर बहुत सारी रेत भरी हुई है, तो ऊपर से तो जैसे ही बारिश हुई, ऊपर से तो रेत के कण इस पानी की रक्षा करते हैं। ये पानी है, क्या है बच्चों, ये पानी है। ऊपर से तो रेत के कण इसकी रक्षा करते हैं और नीचे ये जो खड़िया भूमि है, खड़िया पट्टी है इसकी, ये रक्षा करती है, जो इस पानी को नीचे जाने से रोकती है। और ऊपर ये वाले जो रेत के कण है, ये ऊपर जाने से इस पानी को रोकते हैं। तो यहाँ ये पानी भरा रहता है और यहीं से कुइयाँ खोद करके पानी इकट्ठा किया जाता है। एक तरफ थोड़ा नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा इसके ऊपर बैठा रहता है और पानी वाष्प बन करके उड़ नहीं पाता है।
इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। अब क्या होता है, इस हिस्से में, जिस हिस्से में खड़िया पट्टी है, उस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा जाती है और वहाँ समा करके किस में बदल जाती है, नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देता है। क्या होता है, जब यहाँ कुएं बन जाती है, मतलब इस रेतीले इलाके में जब कुएं खोदी जाती है तो उसका पेट यानी कुएं का जो पेट है उसकी खाली जगह चारों तरफ जो रेत की समाई हुई नमी है वो क्या करती है, रिस रिस के उस कुएं में चली जाती है और बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है और बूंद बूंद करके रिस करके कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, यानी नीचे खारा पानी है, कहते हैं ना रेत के नीचे समुद्र है खारे पानी के, तो खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। और इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज में खूब मंथन किया गया है, यानी कि इस अमृत को प्राप्त करने के लिए, इस मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए मरुभूमि का समाज है उसने खूब मंथन किया है, यानी बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। जो देखो बच्चों, ग्रामीण समाज के अनुभवों का जो शास्त्र है, अनुभवों के आधार पे कुइयाँ खोदते हैं और उस अनुभवों का जो शास्त्र है उसको उसमें जो पानी उपलब्ध है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो सीधा सतह पे बारिश से जो पानी गिरता है वो पालर पानी होता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है, यानी बारिश का जो सीधा पानी धरातल पे बह करके जाता है इसे कहाँ रोकते हैं अपन, नदी तालाब बांध आदि में रोकते हैं। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है, ये जो आदि शब्द है इसमें बहुत कुछ छिपा है, यानी कि आदि नदी तालाब समुद्र कहाँ तक चला जाता है ये धरातल का पानी, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। दूसरा रूप क्या कहलाता है, पाताल पानी। ये वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है, यानी पानी के यहाँ 3 रूप है ग्रामीणों के अनुसार। पहला है पालर पानी जो कि धरातल पर बहता है, दूसरा है पाताल पानी जो कि कुओं में पाया जाता है भूजल के रूप में। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। कौन सा है, रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया जो पानी है वो रेजानी पानी है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी धरातल से तो नीचे आ गया लेकिन इस खड़िया पट्टी की वजह से इस पाताल तक जो पानी नहीं पहुँचा है ये पानी होता है रेजानी पानी। कौन सा पानी होता है ये, रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है, यानी अपन जो इंच सेंटीमीटर से पानी को नापते हैं कितने इंच बारिश हुई है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, रेजा शब्द का। यानी ये रेजानी पानी है, यानी कितना रेजा पानी यहाँ बरसा है। और रेजा वर्षा के उपरांत जमीन द्वारा सोखे गए पानी की गहराई देखकर वर्षा की मात्रा मापने की एक प्रणाली होती है जो ग्रामीण परिवेश में पाई जाती है। और रेजा की माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर कितनी बारिश हुई रेजा इसको नहीं नापता है। मान लो बारिश के बाद में ज़मीन की खुदाई करके देखा जाता है कि 1 गिलास पानी यानी 1 हथेली जितना पानी या 2 हथेली जितना पानी, और उसका नाप होता है। उस नाप से बताते हैं कि मरुभूमि में कितना पानी आया है। मरुभूमि में इतना पानी गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहते हैं। 5 अंगुल रेजा यानी इतना पानी धरती के अंदर गया है तो हम उसको कहेंगे 5 अंगुल रेजा। खोद के देखते हैं कि कितना पानी धरती के अंदर गया है और उस गड्ढे की गहराई को नापते हैं कि 5 अंगुल गया है तो 5 अंगुल रेजा कहलाता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। देखो बच्चों, जो ये असली महत्व इसमें क्या है, इस खड़िया पट्टी का है। किसका है, इस खड़िया पट्टी का है, जो कि धरातल के इस धरातल पर हुई इस बारिश के पानी को यहाँ रोक करके रखता है। यदि ये खड़िया पट्टी नहीं हो
ये खड़िया पट्टी नहीं हो तो ये सारा पानी कहाँ आ जाए, भूजल में आ जाए और सारा पानी खारे पानी से मिलकर के खारा हो जाए यानी खराब हो जाए। इसलिए इस पट्टी का विशेष महत्व है। इस पट्टी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो धरती के ऊपर से हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन अनुभवी लोग जब कुएं को खोदते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि खड़िया मिट्टी की पट्टी बीच में है, तो यहाँ कुएं को खोदने का कोई मतलब नहीं है। नीचे खारा पानी होगा क्योंकि वर्षा का पानी है, जो मीठा पानी है वो तो खड़िया ने नीचे जाने ही नहीं दिया, इसलिए यहाँ कुएं खोद करके लोग अपना काम चलाते हैं और कुएं में अमृत तुल्य पानी होता है। तो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से सदैव अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर के पाताली पानी में मिल जाता है और अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूदल या पाताली पानी खारा हो तो रेजानी पानी भी उसमें जाकर के खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को तो 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। देखो, इस विशिष्ट रेजानी पानी, जो ये पानी चारों तरफ धरातल में नीचे की तरफ है, इस पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच में एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को, 4-5 हाथ का जो व्यास है यानी इतने इतने की हाथ की, 4 हाथ की अगर हम इतनी बड़ी कुई बनाते हैं तो उसको बनाना एक विशिष्ट कला है बच्चों। इतनी कम चौड़ाई में और उसको गहराई तक 50-60 हाथ तक खोदना अपने आप में एक विशिष्ट कला है। और इस तरह की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई को नापते हैं। यानी कि वो पूरी जो चेजारो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 4-5 हाथ की चौड़ाई में 50-60 हाथ तक की खुदाई करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। केवल मिट्टी को खोदते खोदते ही नीचे नहीं जाते हैं, साथ के साथ उसकी चिनाई भी करते जाते हैं ताकि मिट्टी धंसे नहीं। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके नहीं यानी धंसे नहीं। यानी आपको समझना होगा, चेजो यानी चिनाई का जो श्रेष्ठतम काम है वो कुई का प्राण है। यानी कुई है जो किससे बनती है, यानी कि पहले कुई को खोदा जाता है और जितनी खुद गई है उसकी साथ की साथ उसकी चिनाई की जाती है। यदि चिनाई नहीं की जाए तो जरा सी चूक मिट्टी धंसी और चेजारों के प्राण ले लेगी। इसलिए हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा भी निकाला जाता है और फिर उसे आगे की खुदाई को रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। यानी जितना खुद गया है उतने तक की मिट्टी की क्या कर दी जाती है, चिनाई कर दी जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं और भसके नहीं, यानी कि खिसके नहीं और चेजारों के ऊपर जा कर के गिरे नहीं। बच्चों, आगे हम देखेंगे कल की क्लास में कि ये किस तरह मिट्टी की कुई की चिनाई करते हैं, किस चीज़ से चिनाई करते हैं और कितने प्रकार की इसमें चिनाई होती है, उसको हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक आप अनुपम जी के द्वारा लिखा हुआ राजस्थान की रजत बूंदें जितना पढ़ाया गया है उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।